कुछ लिख रहे हैं बोर्ड पे, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का टॉपिक है हम लोगों का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस मैथमेटिशियन ने इसको प्रपोज किया था। ठीक है, तो उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, थ्योरम दिया था, उसको फिर हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे, एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस में इनकी काउंटिंग होती है। ठीक है, न्यूटन और ये गॉस, ये ऐसे बंदे हैं, दोनों बंदे जो आपको हर एक टॉपिक में, लगभग हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे। आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगे, आपको फिजिक्स के पार्ट में भी, सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, आपको एस्ट्रोनॉमी में भी मिल जाएंगे आपको। मतलब ये वर्सेटाइल थे। मतलब इनका कोई एक खास एरिया नहीं था कि इसी एरिया में ये वर्क करेंगे। तो ये जो गॉस हैं और न्यूटन थे, खैर फिलहाल हम न्यूटन की बात नहीं करने वाले यहाँ पे, तो यहाँ पे गॉस की बात करेंगे हम। तो गॉस जो थे बहुत ही ब्रिलियंट थे, डायनेमिक पर्सनालिटी थी उनकी। यानी एक साथ वो कई सब्जेक्ट्स में महारत उनको हासिल थी। कई सब्जेक्ट को अलग अकेले डील करते थे वो। तो फिलहाल हम थोड़ी सी कहानी से इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो थे, इन्होंने इनके बारे में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसमें तो आप लोग पढ़ेंगे ही, ठीक ना। सेकेंड चैप्टर जब स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल, तो उसमें भी एक और थियरम आएगा, बिल्कुल ऐसा ही थियरम, नाम भी उसका सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे इसमें इसका नाम क्या है, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। बिल्कुल ऐसे ही जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें फंडामेंटल थियरम ऑफ एलजेब्रा आप लोग पढ़ेंगे। यानी गॉस को आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आप सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और जब आपका फिफ्थ चैप्टर आएगा, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ रहे होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता चलेगा कि गॉस कितने ब्रिलियंट थे। और ये बाद में ब्रिलियंट नहीं, ये बचपन से ही ब्रिलियंट थे। 11 साल की उम्र में इन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया था, ठीक है ना। 10-11 साल की उम्र में एक फॉर्मूला डिराइव कर दिए थे इन्होंने, इतने ब्रिलियंट थे ये, ठीक है ना। तो इनके बारे में हम लोग फिफ्थ चैप्टर में भी पढ़ेंगे। और सिर्फ 10th क्लास में ही नहीं, हम लोग जब 11th क्लास में जाएंगे, और वहाँ पे जो हम लोग एक चैप्टर आएगा, जो आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं अभी आप लोग, जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, वहाँ भी गॉस का फिर से पढ़ने को मिलेगा आपको, और पता चलेगा गॉस कितने ब्रिलियंट मैथमेटिशियन हुआ करते थे, कितने ग्रेट मैथमेटिशियन थे, ठीक है। और इतने ग्रेट थे कि इनको एक निकनेम दे दिया गया, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन, ठीक है। तो गॉस साहब को प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस भी कहा जाता है, इतने ज़्यादा ब्रिलियंट थे, ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका गॉस के बारे में बातें हो गई, ठीक ना। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। जानते हैं कि इस थ्योरम में क्या कहा गया है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो था, वो एक्चुअली कंपोजिट नंबर्स के लिए बनाया गया था। गॉस ने इस थ्योरम को कंपोजिट नंबर के लिए प्रपोज किया था। प्रपोज करने का मतलब समझ लीजिएगा, मैं अगर हम बार बार बोलेंगे प्रपोज करना, तो उसका मतलब भी पहले जान लीजिए आप, कि जब भी कोई थ्योरम, कोई एक्सियम या फिर कोई इंट्यूशन, कोई भी मैथमेटिशियन जब उसके दिमाग में आती है कोई बात, तो वो मैथमेटिशियंस की कम्युनिटी के सामने उसको रखता है, ठीक है। उसको रखता है, उसको बताता है सबको, भाई देखो मैं ऐसा सोच रहा हूँ, फिर उसको प्रूफ करता है, ठीक है। तो जब वो रखता है तो उसी को प्रोपोजिशन बोलते हैं। प्रपोज करना माने हमने अपनी बातों को प्रपोज किया, बताया आपको, ओके। तो ये प्रोपोजिशन था। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक उन्होंने प्रपोज किया, बाद में ये थ्योरम बना, जब एक्सेप्ट हो गया तो थ्योरम बन गया आपका, ठीक है। तो इन्होंने कंपोजिट नंबर्स के लिए इस थ्योरम को प्रपोज किया था। उन्होंने कहा था
कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर इसको हम लोग फैक्टराइज बोल सकते हैं, ठीक ना, एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ओके, तो गॉस साहब ने इस थ्योरम में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दुनिया के हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर कहा जाए तो फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी दुनिया के हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि दुनिया के हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी को साधारण भाषा में कहा जाए तो उन्होंने ये कहा था कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 4 क्या है, अगर 4 के फैक्टर्स आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा और 4 मिलेगा। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए 4 क्या है आपका एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 6 को ले लो, 1 इसका फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर होगा, 3 इसका फैक्टर होगा, खुद 6 भी इसका फैक्टर होगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की खासियत क्या होगी, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर होता है नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो खैर मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कंपोजिट नंबर। तो गॉस साहब ने इन्हीं कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लो, आप उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस यानी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर था, इसको याद रखिएगा, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 जो है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। ऐसे ही अगर हम बात करें 8 की, 8 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 2। अब ध्यान से देखो, और 10 कर लो अगर आप, तो 10 को लिख सकते हो आप 2 × 5। कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, जब हमने 4 को फैक्टराइज किया तो 2 क्या है, एक कंपोजिट प्राइम नंबर है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया, इस कंपोजिट नंबर को 2 प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसे 6 की बात करें तो 6 को हमने फैक्टराइज किया तो क्या मिला, 2 और 3। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, यानी 6 एक कंपोजिट नंबर था और हमने उसको 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यही गॉस साहब हमें बताना चाहते थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात यही ख़त्म नहीं हुई थी, उन्होंने इसके बाद कुछ और भी कहानी बताई थी, तो उसको जानते हैं आगे उन्होंने क्या बोला था, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा, ये जो फैक्टराइज हम करेंगे वो यूनिक होगा। यूनिक होने का सेंस क्या है कि अगर हमने उसको फैक्टराइज कर दिया तो दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी बंदा उसको फैक्टराइज करेगा तो वही मिलेगा उसको जो मुझे मिला था, ठीक है। यानी सबके फैक्टर्स क्या होंगे, दुनिया का हर आदमी अगर एक ही कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करे तो सबको सेम फैक्टर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 12 को मैं इसको 2 × 2 × 3 लिखता हूँ तो अमेरिका में बैठा हुआ कोई स्टूडेंट अगर 12 को फैक्टराइज करेगा तो उसको भी 2 × 2 × 3 ही मिलेगा। चाइना में कोई बंदा बैठा होगा, अगर वो उसको फैक्टराइज करेगा तो उसको भी 2 × 2 × 3 ही मिलेगा। तो यही उन्होंने कहा था कि हर कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं और जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। यानी दुनिया का हर एक आदमी एक ही जैसा फैक्टर पाएगा एक ही नंबर के लिए, ठीक है। 12 को फैक्टराइज करेंगे, दुनिया का कहीं भी कोई भी आदमी फैक्टराइज कर दे वो हमेशा उसको क्या मिलेगा, 2 × 2 × 3 ही मिलेगा।
अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि अरे भाई सर हमने तो ये कर दिया, 2 इंटू 6 कर दिया, देखिए हमारा तो डिफरेंट आंसर आ गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। ध्यान से देखो, उन्होंने कहा था कि हम किसी भी कंपोजिट को प्राइम में चेंज कर सकते हैं। 2 तो प्राइम है लेकिन 6 प्राइम नहीं है, यानी 6 अभी और फैक्टराइज होगा और 2 तो रहेगा ही। इस 6 को दोबारा फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 ही आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, दोबारा दोनों का ये दोनों आंसर क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे अगर कोई ये कहे कि 12 को हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं तो भी ये गलत होने लगेगा, क्योंकि 4 को भी दोबारा फैक्टराइज जब करोगे आप तो 2 इंटू 2 ही मिलेगा और 3 को यहाँ पे लिख दो तो ये क्या हो जाएगा, 3। अगेन कोई भी बंदा आ जाए, कोई भी इंसान आ जाए, अगर 12 को फैक्टराइज करेगा तो उसको सिर्फ एक ही आंसर मिलेगा, यूनिक आंसर मिलेगा, क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो यही इनके कहने का मतलब था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अभी कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है, थोड़ी सी और बाकी है। तो उन्होंने कहा था कि प्राइम्स दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम, यहाँ लिखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था आगे कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर, लेकिन जिस ऑर्डर में ये प्राइम फैक्टर्स लिखे गए हैं वो फैक्टर, वो जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वह यूनिक नहीं होगा। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, गॉस ने कहा था कि दुनिया के हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, लेकिन उसमें जो लिखने का तरीका होगा वो यूनिक नहीं होगा। नंबर्स को लिखने का तरीका यूनिक नहीं होगा, नंबर्स डिफरेंट तरीके से लिखे जा सकते हैं, उनकी सीक्वेंसिंग मैटर नहीं करती है। यानी अगर हम 12 को 2 इंटू 3 लिख दिया मैंने और कोई और किसी और लड़के ने 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख दिया तो दोनों ही सही होगा। तो उन्होंने कहा था कि ये जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे, लेकिन इन फैक्टर्स के लिखने का जो तरीका है, इन फैक्टर्स को लिखने का तरीका यूनिक नहीं होगा। वो आप जैसे मन करे आगे पीछे लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखा और कोई और लड़का आएगा और बोलेगा कि मैं 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखूंगा तो भी ये सही हो जाएगा, या फिर कोई और बंदा आए कहेगा कि नहीं मैं 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखूंगा तो ये भी सही हो जाएगा। इन तीनों में देखो एक चीज़ कॉमन है कि इनके डिजिट्स क्या हैं, 2 2 3 है, यहाँ भी 2 2 3 है, यहाँ भी 2 2 3 है। डिजिट्स यानी फैक्टर्स क्या होंगे, यूनिक होंगे, लेकिन फैक्टर्स को लिखने का जो तरीका होगा वो यूनिक नहीं होगा। तो ये था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका ये जो पार्ट है, सारे के सारे पार्ट, कोई भी पार्ट इसमें किसी भी तरीके से कम इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक ना, तो फिर से मैं एक बार शुरू से पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, लेकिन उनके लिखने का तरीका यूनिक नहीं होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये था कहानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। अब इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अब इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन जानते हैं हम कि इसको हम लोग किस जगह पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप याद करिए कि बचपन में हमने, जैसे मैंने यहाँ पे 12 को फैक्टराइज किया था, वैसे ही आप लोगों ने बचपन में कुछ पढ़ा होगा। कहा जाता था कि 12 का प्राइम फैक्टर करो, 12 का प्राइम फैक्टर करो। ठीक है ना, 12 का प्राइम फैक्टर करो, आपने पढ़ा होगा। या फिर किसी नंबर दे दिया जाता था, कहा जाता था कि इसका फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करिए। तो हम क्या करते थे, ऐसे टेबल बनाया करते थे ऐसे, और इसको इस तरीके से कैंसिल आउट करते थे। ठीक है, और इस तरीके से हमें लिखते थे यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप ध्यान से देखिए, तो एक्चुअली जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इसी प्राइम फैक्टराइजेशन का ही क्या है, एक्चुअल वर्जन है, एडवांस्ड वर्जन है। ठीक ना, बचपन में हमें इस तरीके से बिना कुछ बताए कहा जाता था, बिना इसका नाम लिए कहा जाता था कि तुम ऐसा करो, और हम करते थे ऐसा। अब हमें क्या कहा जा रहा है कि वो चीज़ सेम करना है हमें,
लेकिन अब हमें नाम इसका एक्चुअली रख देना है। इसका नाम क्या रख दिया गया है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो एक्चुअली ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो बचपन में आप 6th 7th या फिर 4th या 5th में हम जो फैक्टराइजेशन पढ़ा करते थे, वही चीज़ हमें दोबारा हमें क्लास 10th में पढ़ाई जा रही है। ठीक है। अब एप्लीकेशन की अगर बात करें हम, ये तो थोड़ा सा आपको था कि आप इसको रिलेट कर पाएँ हमारे पिछले जो क्लासेस थी उससे, और अब की जो क्लासेस है उस पर रिलेट हम कर पाएँ। अब हम जानते हैं इसका यूज क्या होने वाला है। तो याद करो कि इस तरीके से प्राइम फैक्टर करके हम करते क्या थे? हम एलसीएम और एचसीएफ निकाला करते थे। ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम इस तरीके का फैक्टराइजेशन किया करते थे। ठीक है ना। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये और ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब अगर हम इससे एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके भी हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी हमसे यही कह रही है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करो और फैक्टराइज करो, और कभी कभी कहेगी कि इनका एलसीएम निकालो, कभी कहेगी एचसीएफ निकालो, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। तो इसके एप्लीकेशन समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना जो एक्सरसाइज है, अपना एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, तो देखते हैं इसमें। तो आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन आपको पता चली जाएगा। ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज है 1.2, ये पूरा का पूरा जो है इसी थ्योरम पे बेस्ड है। तो पहले इसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है देखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 140, कह रहा है कि इस नंबर को आप फैक्टराइज करिए, इस नंबर को इसके प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो सिंपल है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, बचपन वाला काम फिर से करते हैं हम यहाँ पे, मजा आएगा। तो यहाँ पे 2 से फैक्टराइज करेंगे हो जाएगा 70, फिर 2 से फैक्टराइज करेंगे हो जाएगा 35, फिर 5 से फैक्टराइज करेंगे हो जाएगा 7, और फिर 7 से फैक्टराइज करेंगे हो जाएगा 1। ओके। अब ध्यान से देखो, तो हमें क्या करना है, 140 को लिख देना है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये क्या हो गया, इस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। हमसे यही कहा जा रहा था एनसीईआरटी में करने के लिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो बहुत सिंपल है, ये तो बचपन में आपने किया होगा। तो इसमें जो है और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे 156। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप घर पे बैठ करके करिएगा आराम से। 3825। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है 5005। फिफ्थ क्वेश्चन है 7429। ओके। ये तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप कर लीजिएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन की बात बता दूं तो ये जो है 5 से कटेगा, फिर आपका 7 से और 11 से काट करके इसको कैंसिल आउट करके देखिएगा तो कटेगा ये। ठीक ना। तो देख लीजिएगा इसको। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दिस रिलेशन। अभी एक रिलेशन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है ना। पहले हमें एक क्वेश्चन कहा गया है कि 2 नंबर दिए गए हैं 26 और 91। कहा गया है कि इनका एलसीएम पता करो और एचसीएफ पता करो। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट करने से।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या करना है, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे, यानी हम इसको फैक्टराइज करके, ठीक ना, फैक्टराइज करके एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 26 को फैक्टराइज करते हैं, क्या मिलेगा 2, 13 से कैंसिल आउट कर देंगे 1, ठीक है। बिल्कुल ऐसे 91 को फैक्टराइज करो, क्या मिलेगा आपको 7 से कैंसिल होगा, 7 1 7, 7 3 इतना, 13 से कट जाएगा, ये कटेगा इतना। तो 26 इक्वल टू मिल गया आपको 2 इंटू 13, ठीक है। और 91 इक्वल टू मिल गया हमें 7 इंटू 13। ये हो गया आपका इसका फैक्टर, दोनों ही नंबर्स को हमने फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए, ठीक ना। तो देखते हैं क्या है, बाकी लोग हैं ना भाई, इसमें कोई गायब हो गया। हाँ चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ वापस मेमोरी को थोड़ा सा वो करिए, दिमाग लगाइए पीछे, जो है पिछले क्लासेस से आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा एचसीएफ निकालना। एचसीएफ हम कैसे निकालते थे, तो जो कॉमन वैल्यू होती थी वही क्या हो जाता था आपका एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ की वैल्यू तो डायरेक्टली निकलेगी यहाँ पे, कितना 13, हमारा आंसर एचसीएफ की वैल्यू क्या हो गई 13, ठीक है। अब फिर क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए ध्यान देखो क्या करेंगे, जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे ही, ठीक है ना, जो कॉमन है वो हम लिखेंगे। अब जो बच गए हैं उनको भी लिख दो, 2 इंटू 7 हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। एचसीएफ में क्या करेंगे, जो कॉमन है वो आपका एचसीएफ है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया आपने, ठीक है, और जो बच गए हैं उनको भी एक बार लिख दी, उनको भी जितने बचे हुए हैं सबको लिख दीजिए यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा यहाँ पे ये हो गया आपका एलसीएम, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये हो गया आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एक और चीज़ कही गई है, क्वेश्चन में एक छोटा सा रिलेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जिन दो नंबर्स का हम एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, जिन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं, उन दोनों नंबर्स और एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है, और वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो और इस रिलेशन को वेरीफाई करो, चेक करो कि इस फॉर्मूले पर वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंड वेरीफाई दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से इसको वेरीफाई करो। तो एचसीएफ कितना निकाला आपने, तो 13 निकाला, ठीक है। एलसीएम कितना निकाला आपने, तो 182 निकाला। बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन कौन से नंबर्स थे, तो 26 इंटू 91। अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी, और नीचे लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले को एकदम याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बोर्ड में इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, और ए और बी क्या है, दोनों नंबर्स हैं, ठीक ना। तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब मैं आपको बार बार ये 2 नंबर नहीं बोलूंगा, ए और बी बोलूंगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का थोड़ा सा हम और देखते हैं, कुछ और इससे कुछ चीज़ें बनेंगी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आ जाता है कि 2 नंबर्स दे दिए जाएंगे और फिर उनका एलसीएम दे दिया जाएगा, कहा जाएगा इसका एचसीएफ निकालो, ठीक है। याद रखो, फिर से क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, 2 नंबर दे दिए जाएंगे, उनका एचसीएफ दे दिया जाएगा और कहा जाएगा उनका एलसीएम निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे।
दोनों नंबर्स का को यहाँ पे रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एचसीएफ दे दिया गया है और कहा जाएगा एलसीएम निकालने के लिए। तो फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे सारी वैल्यूज तो अपने आप एलसीएम की वैल्यू निकल आएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर कहा जाए कि दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ और एलसीएम इतना है, ठीक ना, सपोज करो मान लेते हैं हम कि एचसीएफ जो है वो कितना है 4 है और एलसीएम जो है वो कितना है 20 है, ठीक है ना। एचसीएफ है 4 और एलसीएम है 20 और कहा जाएगा उनमें से एक नंबर जो है वो कितना दिया हुआ है, एक नंबर जो है वो दिया हुआ 5 ही कर लो, चलो यहाँ पे कर लो आप, हाँ चलो 5 ही कर लो, 5 कर लो। तो कहे चलो दूसरा नंबर पता करो, सेकंड नंबर पता करो। तो हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे हम। हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला पता है आपको। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 4, एलसीएम की वैल्यू कितनी है 20, ए की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है नहीं पता। अब यहाँ से इक्वेशन बन गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कट जाएगी कितनी बार में 4 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16। तो जो सेकंड नंबर था वो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 क्वांटिटीज़ हैं, एचसीएफ, एलसीएम, ए और बी, ये 4 क्वांटिटीज़ हैं। इनमें से कोई भी 3 दे दिया जाएगा और कहा जाएगा चौथा पता करो। तो हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, चौथा अपने आप निकल जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपको बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें दिया हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 3 नंबर, इस बार क्या है 3 नंबर दे दिए गए और कह रहा है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, जितने लोग देख रहे हैं थोड़ा अपना अपना नाम मैसेज करिएगा, देखा जाए कौन कौन देख रहा है। इसमें 9 लोग देख रहे हैं, तो अपना अपना नाम थोड़ा मैसेज करिए। तो ठीक है, चलिए, मतलब देख रहे हैं आप लोग, मुझे शक होता है ना आप लोग गायब हो जाएंगे बीच में से। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का फर्स्ट दिया हुआ है 12, 15 एंड 21, ठीक है। ये आपके 3 नंबर से होगा। इस बार कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन से आप क्या करो, इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो देखते हैं, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, बहुत ही आसान होता है एचसीएफ निकालना। पहले क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 12 को फैक्टराइज किया आपने, 2 से कैंसिल आउट किया, 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 3 बार में कटेगा, 3 से 1 बार में कट जाएगा। तो 12 बराबर क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 × 3। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर 1 लिख देंगे तो गड़बड़ी क्या हो जाती है, ध्यान से देखो। 1 लिखना गलत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं आप, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कहा गया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे आपने 1 लगा दिया तो 1 क्या प्राइम नंबर होता है क्या, नहीं। तो इसलिए 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है।
याद रखिएगा इसको, तो 1 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, कोई मतलब भी नहीं बनता उस 1 को लिखने का। और मैथमेटिकली अगर ऊपर लिखा हुआ है, आप अगर इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं और उसमें आपने इंटू 1 लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा वो, क्योंकि वो थ्योरम ये कहता है कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इस प्राइम नंबर्स में 1 क्या कर रहा है, 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और उसे तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो थ्योरम के अकॉर्डिंग वो गलत हो जाएगा, दूसरा 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए याद रखिएगा 1 नहीं लगाएंगे हम। 15 की बात करें अगर हम, तो 15 को हम 3 से अगर फैक्टराइज कर दें तो ये कटेगा 5 से एक बार में, तो यहाँ हो जाएगा 15 = 3 × 5, ओके। 21 की बात करें हम अगर, तो 21 को भी 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 7 से एक बार में कटेगा ये, और बनेगा आपका यहाँ पे 21 = क्या हो जाएगा 3 × 7, ठीक है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं HCF की, है ना, HCF की बात कर लेते हैं। तो HCF में देखेंगे तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में सिर्फ एक ही डिजिट कॉमन है, नंबर कॉमन है, वो कौन सा है 3, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 3, आंसर। बस इतना आसान था ये, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब एलसीएम की बात आती है, एलसीएम कैसे निकालें हम, ठीक है ना, एलसीएम कैसे निकालें। तो याद रखिएगा एलसीएम को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंजेज करेंगे इसमें। मैंने अभी पीछे बताया था कि जो कॉमन है उसको तो लिख ही देंगे, लिखेंगे ही, उतना तो आप लिखना ही लिखना है आपको, 3 जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही। अब जो कॉमन नहीं है हमें उनको भी लिखना होता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान ये रखना होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम उसको